औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लव व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किरायादारी के हवाले से है। वो ये है कि अगर कोई मालिक जो है वो किसी भी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहता है तो कानून की बात कर रहा हूँ, कानून में उसके पास कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पे कानून उसको अलाउ करता है, इजाज़त देता है मालिक को कि वो अपने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मैं आपको बता रहा था जी कि मालिक जो है, जो किसी जायदाद का मालिक होता है, वो कौन सी वजूहात की बुनियाद पे कानून की नज़र में किसी भी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये जो बेदखली होगी ये थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल होगी। यानी कि अगर कोई मालिक अदालत में कोई केस फाइल करता है कि जी मैं अपने किराएदार को बेदखल करना चाह रहा हूँ कि मैं वो जो है वो इन वजूहात की वजह से, जो भी अभी वजूहात मैं अभी बताता हूँ आपको कि इन वजूहात में से कोई भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से मालिक जो है वो अदालत में जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है और वो कहता है जी कि मैं इनको वो बेदखल करना चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ थ्रू कोर्ट करवा सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कानून किसी को भी, बेशक वो आपकी कोई भी बंदा, वो बेशक नाजायज़ काबज़ भी क्यों ना हो आपकी जायदाद पे, आप उसको ज़बरदस्ती उसको बेदखल नहीं कर सकते। ये अगर आप बात मान भी ली जाए कि वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ काबज़ है तो फिर भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप जो है उस बंदे को ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उस बंदे को आप बेदखल करें। ये कानून आपको कभी भी इजाज़त नहीं देता। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की सूरत में है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी ज़रई हो या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शहरी हो, को जो है वो किसी भी सूरत में आप उस बंदे को ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। तो ये जो वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजूहात उस वक्त आप जो है इसको ले सकते हैं जब आप इन वजूहात की बुनियाद पे रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ये रेंटेड प्रीमिसेस जो है एक्ट 2009 को, यानी कि हम शहरी जायदाद के को किराएदारी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका सेक्शन जो है वो 15 है जो कि वजूहात बताता है जिनकी बुनियाद पे किसी भी शख्स को थ्रू कोर्ट, थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल जो है उस बंदे को वो इजेक्ट किया जा सकता है, बेदखल जो किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले जी है जी कि अगर मुद्दत किराएदारी अगर ख़त्म हो जाए, नंबर 1 पे है कि अगर किराएदारी की मुद्दत ख़त्म हो जाए, अगर आपकी किराएदारी की मुद्दत जो है साल थी तो अगर साल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये एक रीज़न हो जाती है और वो अगर किराएदार फिर भी मालिक ने वो किराएदारी को एक्सटेंड ना किया हो, बढ़ाया ना हो और किराएदार जो है वो मकान को या जायदाद को खाली ना कर रहा हो, तो फिर जो है ये एक वजह बन जाती है कि वो जो मालिक है, वो जो हम उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो अदालत में जा सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है इस पर्पज़ के लिए कि जी हमारा जो है ये इसका जो प्रॉपर्टी जो है जिससे खाली करवाई जाए, फॉर द रीज़न कि ये जो किराएदारी थी ये 1 साल के लिए थी और ये साल जो है ये मुकम्मल हो चुका है, तो अब जो है मेरी एक वजह बन गई है, मेरे पास जो है ये एक रीज़न है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा लूँ। ये थी जी वहाँ एक रीज़न इसके। दूसरी रीज़न ये है कि अगर किराएदार जो है वो किराया नहीं देता, वो 30 दिन तक, अगर जो भी मुद्दत, सपोज़ महीने में 5 तारीख, वो किराएनामे में ये बात फ़िक्स है कि 5 तारीख को किराया दे दिया करेंगे, अगर वो 5 तारीख के बाद 30 दिन तक, यानी कि आप ये कह लें कि अगर एक पूरा महीना किराया नहीं देता तो ये भी एक कानून में एक रीज़न है। कानून में ये लिखा हुआ है कि 30 दिन तक किराए की जो फिक्सेशन डेट थी, जो फिक्स्ड डेट थी, उसके बाद 30 दिन तक वो अगर किराया नहीं देता तो ये दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि उसको जो इस रीज़न की बुनियाद पे उसको इजेक्ट किया जा सकता है, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की जा सकती है। मैं फिर आपको वही बात बताऊंगा, उसको अब ज़बरदस्ती जो है ये नहीं हो सकता है कि किराएदार ने किराया नहीं दिया और उसका सामान उठा के बाहर मारा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास अगर ये रीज़न आपके पास आ गई है कि वो किराया नहीं दे रहा तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रेंट ट्रिब्यूनल में, वहाँ जाके आप केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद फिर आप जो है वहाँ पे आप जिस बात को प्रूव करेंगे कि ये रीज़न थी कि ये किराया नहीं दे रहा जिस वजह से मैं इसको इजेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो अदालत देखेगी, रेंट ट्रिब्यूनल देखेगा कि क्या वाकई इसके ये रीज़न जो है वो जेन्युइन है, तो फिर जो है वो इजेक्टमेंट पिटीशन उसकी मंजूर करते हुए किराएदार को हुक्म दे देती हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें। तो तीसरी रीज़न ये है जी कि अगर वो
किराएदार जो है वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे मैं पहले एक वीडियो में बताया है कि किराए के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो किराएनामे में लिखी जाती हैं। अगर तीसरी रीज़न किसी भी किराएदार को बेदखल करने के लिए वो ये है कि अगर किराएदार जो है वो किरायानामा की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो शराइत होती हैं किरायानामा की, वो उससे कोई पूरी नहीं करता या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो ये भी एक रीज़न हो जाती है कि जो है मालिक जो होता है प्रॉपर्टी का वो रेंट ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकता है कि जी ये किरायानामा है, इस किरायानामे में ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, किराएदार ने ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं की या उसमें से कोई एक पूरी नहीं की, तो इस वजह से ये किराएदार जो है ये इस प्रॉपर्टी पे रहने का हकदार नहीं है, तो लिहाजा इसको जो है बेदखल कर दिया जाए। ये थी जी तीसरी वजह। कानून में जो बयान की गई चौथी वजह जो है वो जो है कि सेक्शन 13 में, सेक्शन 12 और 13, ये आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इस एक्ट का जो पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट जो है 2009, इसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ये ऑब्लिगेशंस देती हैं। ये ऑब्लिगेशंस के बारे में है, ये फ़राइज़ के बारे में है, ये उन्हें वो बातें जो दोनों पे लाजमी करार हैं दी गई हैं, वो जो है वो बयान की गई हैं। सेक्शन 12 में मालिक के लिए, कि मालिक के लिए कौन सी बातें, जो मालिक प्रॉपर्टी का मालिक होता है, कौन सी बातें उसके लिए ज़रूरी हैं कि वो ये काम करे, और सेक्शन 13 में किराएदार के लिए वो ऑब्लिगेशंस लिखी गई हैं जो कि उसके लिए करनी ज़रूरी होती हैं, वो पाबंद होता है, अगर वो नहीं करता तो वो जो है वो इसी बुनियाद पे भी बेदखल हो सकता है। तो इसलिए जो चौथी वजह है वो ये है कि सेक्शन 13 में वो जो ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं टुवर्ड्स टेनेंट, कि टेनेंट के लिए ये करनी ज़रूरी होती हैं, किराएदार के लिए करनी ज़रूरी होती हैं, अगर वो उसकी कोई भी वायलेशन करता है, उसमें से किसी एक की वायलेशन करता है या एक से ज़्यादा की वायलेशन करता है, तो फिर भी मालिक को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके वो एप्लीकेशन दे और उस किराएदार को बेदखल करवा ले। नंबर 5 पे है जी कि जो सबसे अहम रीज़न है वो ये है कि जिस मकसद के लिए वो प्रॉपर्टी किराए पर ली गई है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना की जा रही हो। यानी कि जिस मकसद के लिए एक सपोज़ एक बंदा घर जो है वो रहने के लिए लेता है, लेकिन उस घर में कोई बिज़नेस शुरू कर लेता है, कोई फैक्ट्री लगा लेता है, तो ये एक ऐसी रीज़न है कि जिसमें किराएनामा में लिखा जाता है कि ये जो है, ये अगर मकान या घर लिया जा रहा है या कोई भी जायदाद ली जा रही है, ये इस मकसद के लिए ली जा रही है, और ये आपने लिखनी भी ज़रूरी है। जो आपने किराएनामा लिखना है उसमें पर्पज़ ऑफ जो है प्रॉपर्टी जो है, पर्पज़ ऑफ रेंट जो है वो ज़रूर लिखना है कि मैं जो है ये जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ ये इस मकसद के लिए ले रहा हूँ। क्या ये मैं प्रॉपर्टी रहने के लिए ले रहा हूँ, मैं क्या ये प्रॉपर्टी मैं कारोबार के लिए ले रहा हूँ, या मैं किसी भी मकसद के लिए ले रहा हूँ, वो लिखा होना चाहिए। और अगर ये रेंट एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है और किराएदार जो है वो उसकी वायोलेशन करता है, वो प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता जिस मकसद के लिए उसने ये प्रॉपर्टी ली थी, तो फिर ये दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जो मालिक जो है वो कि इस रीज़न पे वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है फॉर एजेक्टमेंट। और जो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो अगर देखता है कि वाकई इसका ये ग्राउंड जो है वो साबितशुदा है, ये साबित हो गया है, तो वो जो है वो इसी बुनियाद पे उस किराएदार को वो इजेक्ट कर सकता है। ये थी जी 5वीं रीज़न। और सबसे आखिरी रीज़न जो है वो ये है कि अगर किराएदार जो है वो विदाउट रिटन परमिशन जो है, वो रिटन कंसेंट जो है वो प्रॉपर्टी को आगे वो जो है वो सबलेट कर देता है। सबलेट से मुराद ये होता है कि वो प्रॉपर्टी को आगे जो है वो किसी और को किराए पे दे देता है। वो मालिक की परमिशन के, मालिक की इजाज़त के बगैर प्रॉपर्टी को फर्दर आगे किसी शख्स को किराए पे दे देना, ये जो है अगर जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखा हुआ और किराएदार ऐसा कर लेता है, तो ये भी एक रीज़न है। ये छठी रीज़न है जो कि कानून में बयान की गई है। ये वो रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पे जो है वो कोई भी किसी प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो किराएदार को बेदखल करने के लिए ये इन जो 6 बयान की गई हैं, इनमें से कोई भी एक रीज़न अगर है तो वो इस बुनियाद पे रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इस किराएदार ने इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वायोलेशन की है, लिहाजा जो इसको बेदखल किया जाए। लास्टली जो मैंने बताई है वो आपको सबलेट है। सबलेट में जो सेक्शन 11 जो है वो इस एक्ट का वो डील करता है, वो एक स्पेशल है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स, कोई भी किराएदार जो है वो अपने मालिक की तहरीरी इजाज़त, तहरीरी ज़बानी नहीं, कल वो इस बात से कह जी कि मालिक जी कह जी कि मैंने इजाज़त दी नहीं है,
तहरीरी इजाज़त के बगैर, वहाँ पे लफ्ज़ भी तहरीरी है कि आपके पास उसकी दस्तावेज़ होनी चाहिए, वो तहरीरी तौर पे आपके पास होना चाहिए कि मालिक ने मुझे इजाज़त दी हुई है, या जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें लिखा हो, वो भी एक तहरीरी सबूत है आपके पास। रेंट एग्रीमेंट में लिखा हो कि मैं जो है इस प्रॉपर्टी को फ़र्दर आगे जो है मैं किसी को जो है वो किराए पे दे सकता हूँ। तो अगर ये है तो फिर तो जो है वो उसकी रीज़न जो है वो एडजस्टमेंट की नहीं बनती। अगर उसने इजाज़त नहीं दी हुई तो फिर ये उसकी एडजस्टमेंट की रीज़न बन जाती है। तो ये वो बातें थीं, ये वो ग्राउंड्स थे, ये वो वजूहात थीं जिसकी बुनियाद पे एक किसी भी जायदाद का मालिक जो है वो अपने किराएदार को वो उस किराए की जायदाद से वो बेदखल करवा सकता है। आखिर में फिर ये बताऊँगा कि बेदखली जो है ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल ही ये नहीं करना कि जी हम उसका सामान उठा के वो बाहर फेंक देंगे। ये जो रीज़न्स बताई गई हैं, ये आप ज़हन में ना रखिएगा कि इन रीज़न्स की बुनियाद पे अगर कोई रीज़न ये इनमें से कोई भी रीज़न सामने आ जाती है या किराएदार ऐसी कोई भी वायलेशन करता है, तो आप खुद ही सामान उसका उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दें और आप कहें जी हमें कानून ने ये इजाज़त दे दी थी कि अगर ये रीज़न हो तो उनको हम इजेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आपने रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना है और एक केस फाइल करना है, एप्लीकेशन देनी है और ऐसा एप्लीकेशन पे शहादत होती है। आपने ये जो वजूहात हैं उनमें से जो भी वजह होगी वो आपने साबित करनी है। जब आप साबित कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है वो अदालत उसको जो है वो वहाँ से उसको बेदखल करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।